Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I'm taking the lecture of manufacturing technology. So, in today's lecture, we start the one another new chapter in our syllabus, which is the forming and shaping process, which is the chapter number 4 in your syllabus. So, we start with the fundamentals of the metal working. यानी ये जो प्रोसेस में मैं आपको अगर बताऊँ तो ये प्रोसेस कुछ नई चीज़ नहीं है। ये आप लोगों ने जो भी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने ये प्रोसेस जो है वो काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। जब तक बात है यानी ये प्रोसेस जो है वो ऐसी प्रोसेस नहीं है कि किसी ने नाम नहीं सुना होगा, राइट। सब सारे स्टूडेंट्स जो है वो इस प्रोसेस से कहीं ना कहीं जो है किसी ने ऑब्जर्व किया होगा तो किसी ने इसके बारे में पढ़ा होगा, यानी ये चीज़ आपके ज़्यादा फेमिलियर हैं, राइट। सो ये जो है इसके हम मतलब फंडामेंटल से जो है वो स्टार्ट करेंगे। सो इस चैप्टर के अंदर हमें हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग मेटल प्रोसेस यानी फॉर्मिंग प्रोसेस, यानी किसी भी शेप में अगर आपको शीट मेटल को अगर किसी शेप में फॉर्म करना है तो आप जो फॉर्मिंग प्रोसेस करते हैं तो बेसिकली द फॉर्मिंग प्रोसेस आर परफॉर्म्स with the help of the punch and die in press work, right? And we are giving the different kind of the shapes. So this is the sheet metal forming process. The another process in this chapter, which is the forging process, extrusion process, drawing process. These are the process we can study in the recent chapter. So the fundamentals of the metalworking, which is covered with the introductions and the objectives why we are studying these metalworking processes, the classifications of the metalworking processes, the mechanics behind the metalworking processing. यानी ये चीज़ जो है वो बेसिकली ये दो वर्ड्स आपके लिए काफ़ी यहाँ पे इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। एक तो कि व्हाट इज़ द इलास्टिक डिफॉर्मेशंस एंड व्हाट इज़ द प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस, यानी मेटल जो है वो किसी शेप में कन्वर्ट करने के लिए और उस शेप में लॉन्ग टर्म पे वो स्टेबल रह सके, उस चीज़ के लिए जो है ये दो चीज़ जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक यानी मेटल जो है वो आप जब उसके ऊपर जो है वो फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो जो है उसके अंदर इलास्टिक डिफॉर्मेशंस होगा या फिर प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस होगा। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ जो है वो काफ़ी यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब उसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे हो जाएगी विच इज़ दी फ्लो कर्व्स। तो फ्लो कर्व्स में यहाँ पे क्या होगा, देन द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर्स ऑन द मेटल वर्किंग विच इज़ द हॉट वर्किंग प्रोसेसेस एंड द कोल्ड वर्किंग प्रोसेसेस, देन द इफेक्ट ऑफ द metallurgical structures on the forming processes, effect of the speeds of the deformations on the forming processes, and effect of the frictions and the lubrications. These are the outline of these chapters. So first we start with the classifications of the metalworking processes with the subgroup. So metalworking processes are basically classified with the 5 types of the categories, which is based on the we are applying the different kind of the forces, which is the comprehensive forming, compressive forming, then the combined tensile and compressive forming, then the tensile forming, then the fourth one which is the forming by the bending and the forming by the shearing. किस तरीके से शेप में फॉर्म होगा वो अलग अलग केसेस हैं, राइट। एक जो है वो कंप्रेसिव फॉर्मिंग है, एक टेंसाइल की वजह से जो फॉर्मिंग हो रहा है वो फॉर्मिंग है, एक जो है दोनों का कॉम्बिनेशन है, टेंसाइल भी साथ में लगेगा, कंप्रेशन भी साथ में लगेगा। देन फोर्थ वन विच इज़ द फॉर्मिंग जो होगा वो बेंडिंग की वजह से होगा, और लास्ट जो है वो फॉर्मिंग जो होगा वो शेयरिंग एक्शन की वजह से होगा। तो इस बेसिस के ऊपर जो है वो पूरा मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस का जो है वो क्लासिफिकेशंस डिपेंड्स है। अब इसके अंदर जो है वो आपके पास रोलिंग प्रोसेस हो जाती है, यहाँ पे एक्सट्रूजन प्रोसेस हो जाती है, काफ़ी सारी प्रोसेस जो है ड्राइंग प्रोसेस हो जाती है, अपसेट बेंडिंग प्रोसेस हो जाती है। तो काफ़ी सारी प्रोसेस जो है इस पूरे क्लासिफिकेशंस के अंदर कवर होती है। अब उसको जो है वो पहले मेटल वर्किंग को ज़्यादा डेप्थ में समझने के लिए पहले हमें जो है वो बेसिक समझना चाहिए
elastic and plastic deformations in the metal forming processes. So we start with the elastic and plastic deformation. यानी ये चीज़ जो है वो सारे बच्चों के लिए जो है एकदम familiar चीज़ हो चुकी है, right? What is the elastic deformations and what is the plastic deformation? When you are applying the load, right, and after retaining the load, if the metal is regain its original shapes, right, which is called as the elastic deformations, right? So अब यहाँ पे plastic deformations के अंदर क्या चीज़ होगी? तो plastic deformations के अंदर when you are applying the load and after retaining the load, the metal which is not returned into the original shapes and they acquire the last shape of the highest forcing conditions, which condition which is designated as a plastic deformations. So यहाँ पे जो है ये चीज़ हमें सबसे पहले डेप्थ में समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो पूरी जितनी भी मेटल वर्किंग प्रोसेसेस है यहाँ पे शेप फॉर्म करने के लिए ये जो है वो कंडीशन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव कंडीशंस है, वो इस तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहे हैं. क्योंकि आप किसी भी एग्जांपल में ले लिए, रोलिंग एग्जांपल ले लिए, सॉरी, आप किसी भी प्रेस ऑपरेशंस को ले लिए, प्रेस ऑपरेशंस के लिए आप जो है वो डाई एंड पंच जो है वो इसके रिलेटेड कितने भी सारे ऑप्शंस ले लीजिए, तो ये सारे ऑप्शंस के अंदर, राइट, ये सारे ऑप्शंस के लिए आप जो है वो फोर्स जो है वो पंच से अप्लाई करेंगे आपके शीट मेटल के ऊपर, राइट, यानी आपके कोई मेटल के ऊपर जिसको आप किसी रिक्वायर्ड शेप में कन्वर्ट करना चाहते हो या फिर उसको कट करना चाहते हो फॉर्म करके. तो जब वो फोर्स अप्लाई करेगा तब आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स द मेटल विच डिफरेंशिएट्स, metal which creating some kind of the differentiations in their shapes, either which is cutting, either which is bending, either which is the another formations of the metals, right? आप जैसे ही उस फोर्स को रिमूव कर लोगे, जैसे आपका पंच ऊपर चला जाएगा वापस अप्लाई करके, राइट, उसके बाद जो मेटल है वो दो तरीके से इंटरनली जो है वो रिएक्ट करता है, राइट, दो तरीके से इंटरनली जो है वो रिएक्ट कर सकता है. एक तो अगर मेटल के अंदर कोई प्लास्टिसिटी होगी, राइट, तो वो जो है वो वापस उस ओरिजिनल शेप में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा. जैसे आपने एक प्लेट को बैंड कर दिया, तो अगर उसका बेसिकली जो नेचर है वो प्लास्टिसिटी वाला नेचर है, राइट, तो वो बैंड शेप में ही रहेगा. जैसे आपने कुछ प्लेट को यू बैंड करके रखा है, तो फिर वो यू शेप में अगर रह रहा है तो उसके अंदर प्लास्टिसिटी है अभी, राइट. पर अगर उसके अंदर इलास्टिसिटी है तो वो फिर क्या रिएक्ट करेगा? वो रिएक्ट करेगा कि वो अपने ओरिजिनल स्ट्रेट फॉरवर्ड शेप के अंदर वापस आने की कोशिश करेगा. तो दैट इज़ द इलास्टिक डेफॉर्मेशंस. आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं. ये जो है यहाँ पे एक डायग्राम मैंने आपके साथ शेयर किया है जो आपको यहाँ पे इलास्टिक एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस को एक्सप्लेन कर रहा है. तो आपने दो मैंने कंडीशन, यानी इसको यानी स्ट्रेस कर्व भी, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी बोलते हैं. यहाँ पे दो एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर मैंने एक जगह पे स्ट्रेस और एक जगह पे स्ट्रेन, यानी अपने मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो स्ट्रेन डाला है विच इज़ टाइम परपेंडिकुलर्स, एंड वाई एक्सिस के ऊपर जो है मैंने स्ट्रेसेस डाला है, राइट, विच इज़ corresponding to the different kind of the force we are applying on the metal. As the force which is increased, right, एक point आ जाता है which is called as a yield stress और the yield point. यहाँ से जो है ये yield point से ऊपर अगर आप जो है उसके ऊपर ज़्यादा force जो है अप्लाई करोगे तो उसके बाद जो है उसकी लिमिट जो है वो शेप फॉर्मिंग, उसको अलग शेप में फॉर्म करने की लिमिट जो है वो यहाँ से ख़त्म हो जाती है. और उसके बाद yield point के बाद एक पॉइंट यहाँ पे और आएगा जो इस डायग्राम में नहीं दिख रहा है, विच इज़ दी फ्रैक्चर पॉइंट. यहाँ पे क्या हो सकता है, इससे ज़्यादा आप जो फोर्स अप्लाई करोगे तो फिर यहाँ से मेटल जो है उसका फ्रैक्चर जो है वो स्टार्ट हो सकता है. तो यहाँ पे जैसे ही आपने फोर्स को बढ़ाया, राइट, जैसे ही आपने फोर्स को इंक्रीज किया, तो विद डिपेंड्स ऑन द टाइम, यहाँ पे दो जो है वो टाइम परपेंडिकुलर्स आपको बताया गया ए एंड बी.
तो एक यील्ड पॉइंट के बाद फिर जो है वो आप जैसे फोर्स अप्लाई करते जाओगे तो कुछ लिमिट तक, यानी ए टू बी तक जो है वो टाइम डिपेंडेंट एक्टिविटी में उसके अंदर शेप में ज़्यादा फॉर्मेशंस नहीं होगा, राइट। बट वो जो है वो यील्ड पॉइंट है, वहाँ से अप्लाई करते समय जो है वो एक मेटल जो है वो स्टेबल पॉइंट के अंदर, अब उसके अंदर मैं ये चीज़ आपको यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो समझानी चीज़ है, यहाँ पे मुझे थोड़ा आपको मेटलर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो स्ट्रेन वाला जो पीरियड है, तो स्ट्रेन वाले पीरियड के अंदर यानी इसके अंदर शेप के अंदर शायद आपको कुछ एक्सटर्नल साइड से आपको चेंज ऑब्जर्व ना दिखे, पर मैं मेटलर्जिकली यहाँ पे ये चीज़ आपको ज़्यादा क्लियरली डेफिनेटली ये चीज़ आपको नोटिस करवाऊँगा कि इस ड्यूरिंग द इट्स टाइम बिटवीन द ए टू बी द यहाँ पे जो है वो बेसिकली जो आपका मेटल है उसके अंदर जो है वो ग्रेन रिफाइनमेंट्स और ग्रेन एलोंगेशंस की प्रोसेस जो है यहाँ पे स्टार्ट होने लगेगी। अगर यहाँ पे आपके ग्रेन्स जो है वो आप फोर्स अप्लाई करते ही जा रहे हो और टाइम डिपेंडेंट एक्टिविटी है, तो इस टाइम डिपेंडेंट एक्टिविटी के अंदर जो है वो आपका ग्रेन जो है वो एलोंगेट होता जा रहा है। अब वो जो लिमिट है which is O to A, right, which is known as a elastic deformation, इतने पॉइंट तक जो है आप लोड, इतने टाइम तक लोड और इतनी कंडीशन के ऊपर आप लोड अप्लाई करोगे तो वो जो है वो मेटल के अंदर इतनी इलास्टिसिटी है कि वो अपने ओरिजिनल शेप ओ तक वापस आ सकता है। इफ़ यू आर अप्लाइंग द लिमिट ऑफ ओ टू ई बी, ए टू बी टू ट्रांसफर हो गया, तब उसके बाद वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टेज में चला गया। उसके अंदर जो है वो शेप फॉर्मेशन अगर नहीं हो सकता, पर अंदर मेटलर्जिकली जो है उसका प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्टर्ब्स हो रही है, राइट। और इसका डायरेक्ट रिलेवेंस जो है उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लास्टिक एंड इलास्टिक डिफॉर्मेशंस इन द मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस। अब यहाँ पे और एक कंसेप्ट जो है वो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, विच इज़ द स्ट्रेन हार्डनिंग प्रोसेस, विच इज़ द स्ट्रेन हार्डनिंग प्रोसेस। अब स्ट्रेन हार्डनिंग प्रोसेस क्या होता है? विथ इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन मटेरियल, जैसे ही मटेरियल के ऊपर स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज होगा बाय अप्लाइंग द लोड, लोड आप अप्लाई करोगे उसके बाद देर आर द पॉसिबिलिटीज दैट ए मटेरियल इज मे फेल, मटेरियल जो है वो फेल हो सकता है बिफोर रीचिंग द डिजायर्ड स्ट्रेस वैल्यू। व्हेन इंक्रीजिंग द स्ट्रेस ऑन द मटेरियल, जब मटेरियल के ऊपर स्ट्रेस बढ़ेगा बाय अप्लाइंग द लोड, लोड अप्लाई करने के बाद देर आर द पॉसिबिलिटीज, ये एक यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो मटेरियल विच मे फेल, मटेरियल जो है वो वहाँ पे फेल हो सकता है बिफोर रीचिंग टू द डिजायर्ड स्ट्रेस वैल्यू, उस वैल्यू से पहले ही जो है उस वैल्यू तक पहुंचने से पहले जो है वो मटेरियल फेल होने के चांसेस हो सकते हैं। टू इम्प्रूव द हार्डनेस ऑफ ए सब्सटेंस, टू इम्प्रूव द हार्डनेस ऑफ द सब्सटेंस so that it is able to sustain the more load in the elastic region, process of the strain hardening is done to improve the hardness। अब उसकी हार्डनेस को improve करने के लिए of the substance एक लिमिट तक, that is able to sustain the more load, कि वो जो है वो ज़्यादा लोड जो है वो सस्टेन कर सके इन द इलास्टिक रीजन, इलास्टिक रीजन के अंदर ज़्यादा लोड जो है वो सस्टेन कर सके और फेल ना हो उस रीजन के अंदर। द प्रोसेस विच इज नोन एज अ स्ट्रेन हार्डनिंग प्रोसेस, हियर द डक्टिलिटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड टू गेट द हार्डनेस एंड द स्ट्रेंथ। यहाँ पे जो है वो डक्टिलिटी को जो है वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा हार्डनेस और स्ट्रेंथ को इंप्रूव होने के लिए। तो उसके पीछे का जो प्रिंसिपल है वो क्या प्रिंसिपल है? द एबिलिटी ऑफ द मेटल टू प्लास्टिकली डिफॉर्म डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी टू डिसॉल्व द मोर। इफ the concentrations of the dislocation is increased, if the concentrations of dislocation का concentrations है वो बढ़ेगा, the material resist their further outflow by resisting further deformations and becoming the more harder. So this is the theory of the strain hardening. अब
हमें एक और थियरी जो है वो पढ़नी पड़ेगी, विच इज़ दी वर्क हार्डनिंग थियरी, राइट। अब वर्क हार्डनिंग जो है वो प्रोसेस क्या है? बिफोर द वर्क हार्डनिंग ए लैटिस ऑफ द मटेरियल। अब लैटिस जो है वो किस तरीके से बनता है, वो अगर आपने एमएसएम सब्जेक्ट पढ़ा होगा तब अगर आपको वो कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो गए तो फिर ये चीज़ आपको समझने में ज़्यादा इजी हो जाएगा। लैटिस जो है वो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर का एक छोटा सा एक पार्ट है। यूनिट सेल जो है, यूनिट सेल जिससे बनता है वो जो बनता है वो लैटिस से बनता है, राइट। यूनिट सेल जो है वो क्रिस्टल प्लस लैटिस, राइट, यानी एटम्स प्लस लैटिस दोनों मिलके जो है वो एक पूरा यूनिट सेल बनता है। बिफोर द वर्क हार्डनिंग द लैटिस ऑफ द मटेरियल विच इज एग्जिबिट ए रेगुलर नियरली डिफेक्ट फ्री पैटर्न। वर्क हार्डनिंग के पहले जो है वो मटेरियल के अंदर जो एक रेगुलर पैटर्न जो है वो डेवलप्ड होती है, विच इज़ ए डिफेक्ट फ्री पैटर्न। एज द मटेरियल इज वर्क हार्डन, मटेरियल जब वर्क हार्डन होता है इट्स बिकम इंक्रीजिंगली सैचुरेटेड विद द न्यू डिसलोकेशंस। अब जैसे ही मटेरियल जो है वर्क हार्डन होता जाता है तो उसका जो है एक तरीके से एक इंक्रीजिंग, वो एक तरीके से इंक्रीज होते होते एक सैचुरेटेड लेवल पे आके with increasing the dislocations, and the more dislocation are prevented from the nucleating। उसका जो है वो सेंटर जो है, यानी एक मैं आपको ये चीज़ बताऊँ ना कि सारे एटम्स जो है वो मिलके मिलके एक पूरा यूनिट सेल बनता है, राइट। एक एटम्स जो है वो डिसलोकेट होता है दूसरे की ओर, राइट, तो वहाँ पे एक वैकेंसी बन जाती है। अब वो जो वैकेंसी है वो जो है वो एक तरीके से डिसलोकेशंस है इस लैटिस का, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोल जो है प्ले करता है वर्क हार्डनिंग के अंदर। टू रेजिस्ट this resistance to the dislocation formations is manifests itself as a resistance to the plastic deformations, hence the observed strengthening, which is the process of the strain hardening, right. You can here observe that once we are increasing the stresses at the from the point 1 to point 2, which is the limit of the elastic, which is the EP, right. राइट, आफ्टर दैट द सर्टेन टाइप ऑफ पॉइंट, यहाँ पे आप प्लास्टिसिटी जैसे ही ख़त्म हो जाती है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक इलास्टिक वाला रीजन है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक फ्रैक्चर पॉइंट जो है वो डेवलप्ड हो जाएगा, राइट, विच इज़ कॉल्ड एज ए स्ट्रेन हार्डनिंग प्रोसेस। ये चीज़ आपको हमने पहले ही वर्क हार्डनिंग प्रोसेस के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। ये आप डायग्राम जो है वो ऑब्जर्व करोगे तो आपको थोड़ा वो थियरी के साथ रिलेट करते जाओगे तो ये चीज़ जो है वो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगी, राइट। द स्टेजेस ऑफ द वर्क हार्डनिंग, तो वर्क हार्डनिंग के अंदर बेसिकली कितने स्टेजेस होते हैं? तो बेसिकली वर्क हार्डनिंग के अंदर 3 स्टेजेस रहता है। स्टेज 1 विच इज़ द इजी ग्लाइड रीजन, उसके अंदर जो है वो सीधा जो है एक एटम सिर्फ ग्लाइड करेगा। देन द स्टेज 2 विच इज़ द लीनियर हार्डनिंग रीजन, एंड स्टेज 3 विच इज़ द पैराबोलिक हार्डनिंग रीजन। वहाँ से वो पूरा जो है वो एक्सेसिव फोर्स की वजह से एक पैराबोलिक रीजन जो है वो पैराबोला जैसे बनता है ना, वैसा यहाँ से जो है वो आप देखोगे तो थीटा बी से जो है वो थीटा 3 तक जो है वहाँ से ये जो है वो पैराबोला बनना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। नाउ the another point of discussions of our today's lecture, which is the hot working and the cold working processes। अब hot working and cold working processes क्या होते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो we start with the introductions of the hot working and cold working processes। The ultimate goal of manufacturing engineer is to produce a required steel metal components of required geometrical shapes and structurally optimized for the given applications। One of the method is the metal forming process। सो मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर जो होता है उसका बेसिक रोल क्या होता है? उसको बेसिक रोल उसका ये रहता है कि स्टील या फिर मेटल जो भी कंपोनेंट वो बना रहा है तो उसको एक ऐसे ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर स्ट्रक्चरली ऑप्टिमाइज करके रखे ताकि वो उसके एप्लीकेशंस के अंदर एकदम परफेक्ट रोल जो है वो प्ले कर सके।
The metal forming processes are used to produce the wrought product. These product which is include the angle, channels, beams, railroad rails, rounds, squares, hexagonal bars, stock, sheets, plates, forgings, ट्यूब्स, पाइप्स, ये जो है वो मेटल वर्किंग प्रोसेसेस के अंदर जो है इन चीज़ों का जो रॉट प्रोडक्ट बोलते हैं ना, ये चीज़ों का यूज़ होता है, राइट। यहाँ पे जो है वो आपको हॉट एंड कोल्ड वर्किंग का एक एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा है। तो यहाँ पे जो है वो एक बिलेट जो है वो दो रोलर के बीच से जो है पास हो रहा है, राइट। उसका बेसिक जो है यहाँ पे दो रोलर के बीच एक पर्टिकुलर एक डिस्टेंस होगा। अब उस डिस्टेंस के बीच में से एक प्लेट से पास होने से एक तो ये शीट मेटल है, वो शीट मेटल एक तो वो उसके अंदर शेप के अंदर चेंजेस आएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे फिगर के अंदर जो है वो एक चीज़ देख सकते हो कि आप रोलर का जो है वो लेफ्ट हैंड साइड देखिए, तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो है वो बेसिकली मैं आपको ये चीज़ ज़्यादा पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि आप देखिए तो जो रोलर का लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड अगर भी समझ में ना आ रहा है तो फिर आप ये देख लीजिए जो ज़्यादा थिकनेस वाला पोर्शन है उसके अंदर जो उसके ग्रेन्स जो है, ग्रेन्स, राइट, वो ग्रेन्स आपको ज़्यादा कोर्स ग्रेन दिख रहा है, बड़े बड़े जो है वो ग्रेन्स दिख रहे हैं। अब जैसे ही वो रोलर के बीच से पास होता है तो उसके थिकनेस के अंदर डिफॉर्मेशंस हो गए। अब ये डिफॉर्मेशंस है उसको हम लोग मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस के अंदर काउंट करते हैं। और ये डिफॉर्मेशंस ये जो है वो हॉट वर्किंग में भी हो सकता है और कोल्ड वर्किंग में भी हो सकता है। हॉट वर्किंग के अंदर जो है वो क्या चीज़ इसके अंदर मेटलर्जिकली और इसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या जो है इफेक्ट जो है वो क्रिएट होता है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पर जैसे ही इसके अंदर एक फॉर्मिंग प्रोसेस हुआ, शेप के अंदर चेंजेस हुआ विच इज़ कॉल्ड एज ए मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस, आप देखोगे कि उसके ग्रेन्स जो है वो कोर्स ग्रेन में से फाइन ग्रेन्स जो है उसमें कन्वर्ट यहाँ पे दिख रहा है। The main difference between the hot working process and the cold working process is that the hot working process is done at the high temperature, while the cold working process is done at the room temperatures. So, the hot working process, the distinctions between the hot working process and the cold working processes does not depends on the solely on the temperature. वो सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर सिर्फ डिपेंड नहीं करता, बट रेदर देन ऑन द प्रोसेसिंग टेम्परेचर, वो प्रोसेसिंग टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। व्हेन द प्रोसेसिंग टेम्परेचर ऑफ ए मैकेनिकल डिफॉर्मेशंस ऑफ द स्टील विच इज अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन यानी इतना टेम्परेचर कि जिस टेम्परेचर के ऊपर इस मेटल के जो क्रिस्टल्स है वो दूसरी बार रिफॉर्म होने लगे, राइट, तो उसको रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर बोलते हैं। द प्रोसेस इज टर्म एज ए हॉट वर्किंग प्रोसेस, अदरवाइज इट इज टर्म एज ए कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि किसको हॉट वर्किंग प्रोसेस यानी ऐसा टेम्परेचर लिमिट, जिस टेम्परेचर लिमिट के ऊपर कोई भी मेटल हो, स्टील हो, एल्यूमिनियम हो, कॉपर हो, जो भी, उसको इतना टेम्परेचर तक हीट करो आप जिस टेम्परेचर के ऊपर उसके अंदर रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। उस टेम्परेचर के ऊपर आप कोई भी प्रोसेस करोगे तो उसको हॉट वर्किंग प्रोसेस बोला जाएगा। उस टेम्परेचर रेंज के नीचे प्रोसेस करोगे तो उसको कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में काउंट किया जाता है। फॉर hot working processes, a large deformations can be successively repeated as the metal is remain the soft and ductile. The hardness of the material cannot be controlled after the hot rolling, and its function of the chemical compositions and the rate of the cooling after the rolling. The hardness which is obtained by the hot rolling is less. हॉट रोलिंग से जब आप जो शेप यानी कोई शेप फॉर्म करते हैं तो उसके अंदर हार्डनेस जो रहती है वो काफ़ी कम रहती है कंपेरेटिवली ऑफ द ऑप्टेन ऑफ द कोल्ड रोलिंग। यानी कि यहाँ पे आप देख लीजिए कि ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर आप काम करोगे, हॉट वर्किंग प्रोसेस करेंगे तो उसके अंदर जो है वो जो है बेसिकली जो कार्बन जो है उसका रिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, और कार्बन जो है वो सक्सेसिवली क्लोजली रिलेटेड टू इंक्रीज और डिक्रीज दी हार्डनेस।
तो इस वजह से जो है वो उसका हाई टेम्परेचर के ऊपर एक यानी ये चीज़ हम बोल सकते हैं एक तरीके से यहाँ पे हीट ट्रीटमेंट जैसा प्रोसेस हो रहा है। तो आपका मेटल जो है वो हार्डर बन सकता है, पर उसकी हार्डनेस जो है वो कम होती जाएगी, राइट। उसके ऊपर जैसे वो फोर्स लगेगा तो फोर्स की वजह से वो ब्रेक होने में चांसेस यहाँ पे बन जाता है, यानी वो है एक तरीके से डक्टाइल बन जाता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, यानी हायर डक्टिलिटी जो है, मोर डिफॉर्मेशंस विदाउट द क्रैकिंग, विदाउट ब्रेकिंग जो है यहाँ पे डिफॉर्मेशन ज़्यादा हो सकता है, लोअर फ्लो स्ट्रेसेस डेवलप्ड होते हैं, पोर्स सिलेप होता है, स्मॉलर ग्रेन साइज यहाँ पे हॉट वर्किंग के अंदर ज़्यादा ग्रेन साइज आपको मिलेंगे, ग्रेन साइज ज़्यादा स्मॉल मिलेंगे तो इसके बेनिफिट कि आपके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है वो ज़्यादा इंप्रूव होती चली जाएगी, विच इज़ स्ट्रॉन्गर, टफर एंड मोर डक्टाइल कंपेयर टू द कास्ट मेटल। कास्ट मेटल के कंपेरिजन में जो है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा टफर है और ज़्यादा डक्टाइल है। द मेटल दैट यूजुअली फ्रैक्चर्स इन द कोल्ड वर्किंग कैन बी हॉट वर्क। जो ऐसी मेटल है कि जो कोल्ड वर्किंग के ड्यूरेशंस में काम करते समय जो है वो फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं, उसके हमको उसके ऊपर जो है वो हम लोग हॉट वर्किंग प्रोसेस कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द अनदर पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ विच इज़ द कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। अब कोल्ड वर्किंग प्रोसेस किसको बोलते हैं, तो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस इसको बोला जाता है, इन कोल्ड वर्किंग द मेटल इज शेप्स बाय द एप्लीकेशंस ऑफ द प्रेशर एट द टेम्परेचर विच इज़ बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ऑफ द मेटल। यानी इतने टेम्परेचर के ऊपर जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के नीचे का टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर रेंज के ऊपर आप काम करोगे, उसको शेप में फॉर्म करने की कोशिश करोगे, तो उस लिमिट को जो है वो कोल्ड वर्किंग टेम्परेचर बोला जाता है। इन मोस्ट केसेस इट डज नॉट एट द रूम टेम्परेचर, वो जो है वो रूम टेम्परेचर नहीं रहता है, रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा रहता है। द कोल्ड वर्किंग इज डन टू अचीव द क्लोजर डायमेंशंस। कोल्ड वर्किंग्स जो है वो कंपेरेटिवली अगर आपको डायमेंशन को स्टेबल रख के जो है कोई प्रोसेस करती है तो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा एक्यूरेसी मिलती है। इसमें इम्प्रूव यानी हम लोग हीट नहीं करते तो फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा अच्छी मिलती है। इट इज़ ऑफ्टन डन आफ्टर द हॉट वर्किंग प्रोसेस टू ऑब्टेन द बेटर डायमेंशनल कंट्रोल। हॉट वर्किंग करने के बाद कोल्ड वर्किंग प्रोसेस करने से बेटर डायमेंशन कंट्रोल मिलते हैं। इफ़ ए मटेरियल इज कोल्ड वर्क, मटेरियल जो है वो कोल्ड वर्क होता है टू अ पॉइंट विच इज़ नियर टू द ब्रेकिंग पॉइंट, द फर्दर डिफॉर्मेशन इज मे बिकम इम्पॉसिबल ड्यू टू द कोल्ड वर्किंग। दिस इज rectified by the metal of making go through a process of annealing operation which returns the materials to its original state. A cold working which is involve a larger forces and heavier equipment compared to hot working, but which is leads to much better dimensional accuracy to finish. Now the advantages which is a better dimensional control than the hot working is possible because of the reductions in the size is not much more. Strength and hardness of the metal is increased, easier handling at the lower temperature, contamination problem is minimized, and no heating of the work which is required. Now what is the disadvantage? The higher force are required to initiate a complete deformation। यानी कोल्ड वर्किंग है ना, तो आपको फोर्स जो है वो हॉट वर्किंग से, हॉट में क्या होता है कि मेटल थोड़ी सी वो सॉफ्ट बन जाती है, तो आपको फोर्स जो है वो थोड़ा कम अप्लाई करना पड़ता है, विच इज़ हैवियर, मोर पावरफुल एंड द स्ट्रॉन्गर इक्विपमेंट विच इज़ रिक्वायर्ड। द डक्टिलिटी एंड द स्ट्रेन हार्डनिंग लिमिट the amount of the forming that can be done and undesirable residual stresses is may be produced। यानी कोल्ड वर्किंग में सबसे जो ज़्यादा बड़ा ड्रॉबैक है ना वो रेसिडुअल स्ट्रेसेस डेवलप्ड, यानी हीटिंग प्रोसेस से क्या होता है कि रेसिडुअल स्ट्रेसेस जो है वो कम हो जाते हैं, यानी एक तरीके से नेग्लिगेट ही हो जाते हैं। पर कोल्ड वर्किंग में एक तरीके से रेसिडुअल स्ट्रेसेस जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, और इस रेसिडुअल स्ट्रेसेस से जो है वो एक सबसे बड़ा रीज़न है ना कि स्लोअर क्रैक फॉर्मेशंस और द क्रैक प्रोपोगेशंस जो है वो ज़्यादा रिजल्ट देता है, यानी क्रैक फॉर्म होने के चांसेस जो है वो कोल्ड वर्किंग में ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर जो है हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स जो है डिस्कस करने की कोशिश की है ये चैप्टर के अंदर, फॉर्मिंग एंड शेपिंग प्रोसेसेस के अंदर। आप ये लेक्चर को एक बार और
सुनने की कोशिश करिएगा। फिर भी कोई अगर डिफ़िकल्टीज़ आपको होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में क्वेश्चन कर सकते हैं। आप ये वीडियो देखने के बाद आपको अपना एनरोलमेंट नंबर जो है वो कमेंट सेक्शंस में लिखना है, जो विच इज़ काउंटेड एज ए ऑनलाइन अटेंडेंस। So this is all about the today's lecture. Thank you so much for watching this video.